संविधान आपके ऊपर है? देखो, संविधान मेरे नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर है। इसे तो आप नहीं मानते और रहेंगे नहीं साहब। जिसको संवैधानिक भाषा में समझ में आए उसको संवैधानिक भाषा में समझाते हैं। आप पुलिस को धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, गृह मंत्री का नंबर आप सार्वजनिक कर रहे हैं, क्या ये दोनों संविधान के ऊपर नहीं? गृह मंत्री महोदय महाकर्णी की पवित्र संगठन को गिरोह का संज्ञान देते हैं, तो क्या वो संविधान के दायरे में आता है? क्यों? वो गृह मंत्री चलेगा, वो गृह मंत्री ने सब चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बैठा है। क्या आप तोमर बंधुओं को सही मानते हैं? जो भी फरियादें दर्ज हुई है, जिस दिन सिद्ध हो जाए साहब फांसी पे चढ़ाना, यदि राज शेखावत एक भी कर्ण से आ जाए उसके समर्थन में उसको छुड़ा रहे, राज शेखावत नाम नहीं ले। लेकिन अगर तोमर बंधु सही थे तो इतने दिनों तक फरार क्यों थे? प्रशासन जब बिल्कुल षड्यंत्र पे उतरा हो तो आदमी क्या करेगा? वो लोग ने भागना सही समझा। 5 साल पहले भी ये जुलूस निकल चुका था, उस वक्त करणी सेना भी सामने नहीं आई थी। लेकिन उस वक्त यदि इसका विरोध हो जाता ना सब, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं। मैं बोला हम जिम्मेवार हैं। कौन है वो सांसद? कौन है जो पैसा ले रहा था? समय आने पे आपको वो सांसद का नाम बताया जाएगा। वो सांसद के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं उनका नाम बताया। समय का इंतजार करो ना साहब। क्या ये उचित समय नहीं? आप मीडिया के सामने भी हैं, कैमरा भी आपके सामने लगा हुआ है, आप खुलासा कर दीजिए कौन है वो सांसद। बताना चाहता हूँ कि भाई या तो इस व्यक्ति के साथ जो भी अन्याय हुआ है, क्योंकि आपने डील की है ये सब सॉर्ट आउट करने की, तो ये सॉर्ट आउट कर दो, नहीं तो हम तो मरे आपको भी लेकर मरेंगे। क्या लगता है संस्कृति खतरे में है? क्योंकि करणी सेना को राजपूत गौरव और संस्कृति की रक्षक होती है, क्या संस्कृति खतरे में है? देखो मैं बताऊं आपको, जब तक ये क्षत्रिय समाज इस भारतवर्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, तब तक किसी के बाप की औकात नहीं है कि इस संस्कृति को खतरे में डाल सके। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और सीजी अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। क्षेत्रीय करणी सेना नाम आपने सुना होगा। कभी ये सेना जो है, कभी फिल्म के मुद्दों को लेकर, कभी राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा का विषय में हमेशा से रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है कि तोमर बंधु को लेकर लगातार ही प्रश्न उठते आए, आखिर तोमर बंधु कहाँ हैं? तोमर बंधु लगातार उन्हें मध्य प्रदेश से उनको ढूंढा गया, लाया गया। अब इनकी आवाज बनकर, तोमर बंधु की आवाज बनकर करणी सेना जो है छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है और इसको लेकर उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत जी छत्तीसगढ़ पहुंचे। कल उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी है और उसके बाद आज वो हमसे रूबरू हैं बातचीत करने के लिए। शेखावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। हुजूर, आते आते बहुत लेट नहीं कर दिया आपने? हाँ, ये भी बहुत ही बड़ा प्रश्न है आपका और उसका मैं सम्मान करता हूँ। बिल्कुल हम लेट तो हो ही गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये घटना हमारे संज्ञान में आई तो तुरंत हमने एक डेलीगेशन यहाँ भेजा था। उसमें अध्यक्षता हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष और जो हमारी प्रवक्ता है डॉक्टर संगीता सिंह जी की रही, और हमने यहाँ के प्रशासन और सरकार से संपर्क भी किया, उनके सामने हमारी बात भी रखी। लेकिन शाम होते होते पूरी पिक्चर बदल गई। हुआ ऐसे कि मीडिया का एक व्यक्ति, एक मातृशक्ति वहाँ आती है और प्रोपेगेंडा करती है। अब परिवार परेशान है, बच्चे परेशान हैं, लगातार मीडिया ट्रायल हो रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि मीडिया ने पद्मावत से आज तक करणी सेना को बहुत साथ दिया है। इसलिए मैं मीडिया का कभी विरोध नहीं करता हूं, भले मीडिया कुछ भी कहे या मीडिया कुछ भी हमारे बारे में बोले, हम विरोध नहीं करते। लेकिन मैं आग्रह जरूर कर सकता हूँ मीडिया से दो हाथ जोड़ करके, यदि कोई अपराध या कोई फरियाद दर्ज होती है तो उसे मीडिया ट्रायल न किया जाए, उसे अपराधी घोषित ना किया जाए मीडिया के माध्यम से, उसका बहुत गंदा असर पड़ता है। तो उस वक्त हमारी जो टीम है वो पहुंची थी और संगीता सिंह जी ने उस मीडिया कर्मी से यह आग्रह किया था कि आप ये बंद करो, ये मत करो। वो अपराधी सिद्ध नहीं हुए, उन पे अपराध दर्ज हुआ है, सिद्ध नहीं हुए, लेकिन मीडिया ने सुनी नहीं और इनसे बहस हो गई, इनसे हाथापाई हो गई। और दुर्भाग्य देखो, जिस सत्ता के दुरुपयोग के लिए हम लड़ने उतरे थे, फिर से दुरुपयोग होता है और उन पे भी एक फरियाद हो जाती है, इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है,
वो घटनाक्रम होता है। उसके पश्चात ये जो मेरे पदाधिकारी है, क्योंकि जो वीरेंद्र सिंह तोमर है वो सब सामाजिक आगेवान है और कई राजनीतिक नेताओं के साथ उन्होंने मंच शेयर किए। आज वो इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? उसे अपराधी बनाया गया है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि कोई अपराध तय हुए हैं या अपराध कोई दर्ज हुआ है तो उस अपराध की सजा देने के लिए न्यायपालिका इस देश में है। तो इस तरह से जो जुलूस निकाला गया वो कहां तक जायज है? मैं आपसे भी पूछता हूं, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश की जनता से पूछता हूं कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश में अलोकतांत्रिक तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित किया जाता है, खुलेआम नंगे पे बिना वस्त्र के लगातार उसे रोड पे चलाया जाता है, पानी मांगता है, पानी देते नहीं हो आप हैं? फिर आप कहते हो राज शासन विरोध करता है, घर में घुसने की बात करता है। जब आप घर में घुसते हो, पुलिस को लेके बीवी बच्चों को प्रताड़ित करते हो, हैरान करते हो, परेशान करते हो, घर तोड़ते हो, ऑफिस तोड़ते हो, तब आपको दुख नहीं हुआ? मानवता मर गई क्या तुम्हारी? मैं आपसे नहीं मैं पूरा करने दो बहन, मेरे को पूरा करने दो, मेरे को मैं पूरी बात करूंगा बहन। आप सुनिए मेरी बात भी, आपका प्रश्न है मैं जवाब दूंगा आपको पूरा। देखो ये अन्याय के सामने न्याय की लड़ाई है। गीता में भी आपने पढ़ा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सामने कौन है वो मत देख, तू सही है, सच्चा है और न्याय के लिए लड़ रहा है, तू लड़ता जा। तो ये राज शेखावत है ना, आज न्याय की लड़ाई के लिए मैदान में उतरा है, न कि किसी को डिफेंड करने उतरा है। मेरा कंसर्न इतना ही है कि वो व्यक्ति अभी अपराधी घोषित नहीं हुआ है, उस पर अपराध आपने लगाया है, तय करने की जिम्मेवारी है न्यायपालिका की, जज बैठे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस प्रदेश का एक गृह मंत्री जो है, वो गृह मंत्री भी उस व्यक्ति को अपराधी कह के उच्चारित करता है। और तो और वो गृह मंत्री महाशय जो है वो उस व्यक्ति को यह कहता है कि अपराधी है, और इस अपराधी को समर्थन करने वाले जो संगठन है, जो संगठन इनके सबको समर्थन कर रहा है, वो गिरोह की संज्ञान में आते हैं, गिरोह की उसमें भाषा में आता है। तो करणी सेना साहब भारतवर्ष में फैली हुई सेना है और सनातन धर्म की रक्षक यदि कोई सबसे बड़ी सेना है तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी सेना है जो कर रही है, ईमानदारी से क्षत्रियों को एक करके कर रही है। हमने ये कहा उनसे कि भाई गिरोह कैसे हो गया, गिरोह कैसे हो गया? हम सनातन के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, क्षत्रियों के पूर्वजों ने इस देश के लिए परिवार बलिदान कर दिए, वो गिरोह गए। तो हमने विरोध किया और उस विरोध को उन्होंने सम्मान दिया, और वही गृह मंत्री साहब दूसरे दिन उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं, उसकी सफाई देते हैं। हमें अच्छा लगा, हमें खुशी हुई कि उन्होंने खुद ने कहा कि नहीं, करणी सेना गिरोह नहीं हो सकता, वो सनातन धर्म के मापदंडों का सबसे बड़ा समूह है। चलिए, ये हुआ, हमें खुशी हुई। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब आपने वो तो स्वीकार लिया तो अब यह भी आप स्वीकारो कि आपकी पुलिस ने जो अमानवीय बर्ताव किया इस लोकतंत्र में वो भी गलत था। तो जो गलत हुआ है किसके इशारे पे हुआ है, किसने साजिश की है, उसकी एसआईटी गठन करके जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है उस दोषी के सामने ईमानदारी से कानूनी कार्रवाई हो, उसका निलंबन हो और भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन न हो, यह सुनिश्चित करो। और बताओ मैं आपको, सुनिए 2 मिनट सुनिए, आगे आगे और भी प्रश्न है जिसके आंसर आप मुझे देंगे, उसको अलग है। आप आगे और भी क्वेश्चन है। आज उस परिवार की बेटी की इज्जत पे हाथ डाला इसने, इस पुलिस अधिकारी ने उस परिवार की बेटी की इज्जत पे हाथ डाला। बहन बर्दाश्त करोगे क्या आप? कैसे बर्दाश्त करोगे? आज आप बहन हो मेरी, आपकी इज्जत पे हाथ, मैं हाथ तोड़ दूंगा साले का। क्यों नहीं तोड़ूंगा हाथ? अच्छा, उसका क्या करें जब उसके छोटे भाई वीरेंद्र तोमर के छोटे भाई ने के ऊपर कई आरोप लगे हैं, एनालगस सेक्स के भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं। वही तो कह रहा हूं, तो उसे आप कैसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सारे के सारे मूवमेंट किए गए हैं और आरोप यदि लगाए गए हैं, आरोप सिद्ध होने दो, फांसी पे चढ़ा दो। मैं सुनो, आरोप सिद्ध करने के लिए बहन मेरी बात सुनो, न्यायपालिका को आरोप सिद्ध करने दो। यदि उसके बचाव में यदि राज शेखावत आया, मेरा कोई भी आया, तो साहब मैं करणी सेना बंद कर दूंगा। हम आरोप सिद्ध होने के बाद आप उसको फांसी पे चढ़ा दो। मैं बोला सिद्ध होने तो सिद्ध हुआ नहीं। चलिए, न्यायपालिका का इंतजार करते हैं। आपने मीडिया ट्रायल किया, आपने सरकार ने षड्यंत्र किया और उस परिवार को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बच्चे रात को नींद में से उठ के चिल्लाते हैं, आपको पता है बहन? ये कोई तरीका हुआ क्या?
चलिए इसलिए न्यायपालिका का विरोध- इंतजार करते हमारा हैं। विरोध उसी का है बहन कि चलिए। आपने जो गलत काम किया है वो नहीं होना चाहिए। बहन बेटे की इज्जत सबकी एक जैसी होती है, बिल्कुल। इज्जत पे हाथ नहीं डालना चाहिए। और बिल्कुल। इस तरह से रोड रस्तों पे एक इस देश के युवा को, नागरिक को, सामाजिक संगठन के मुखिया को नहीं चलाना चाहिए। चलिए, वीरेंद्र तोमर अब सूदखोर वीरेंद्र तोमर कहलाने लगे हैं, हिस्ट्री सीटर कहलाने लगे हैं, कई अपराध उनके नाम से जुड़े हैं। अब आप उनका समर्थन करने राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर आप बयान देते हैं कि मैं पुलिस के घर में घुसकर उसे देख लूंगा। क्या न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है आपको? मैं वही आपसे पूछना भी चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं। आज वीरेंद्र तोमर या तोमर बंधुओं को सूतखोर किसने प्रस्तुत किया? न्यायपालिका ने किया? नहीं किया ना? नहीं, जनता बोल रही सुनिए, है अरे ना? सुनिए साहब मेरी बात। तो जनता को भड़काया किसने? सरकारी षड्यंत्र के तहत जनता को भड़का। क्या यहां पे फाइनेंस का व्यापार तोमर बंधु ही करते हैं क्या? इस छत्तीसगढ़ में ऐसे हजारों लोग हैं जो फाइनेंस का व्यापार करते हैं, और फाइनेंस का काम तो बैंक भी करती है। जब बैंक आपको फाइनेंस देती है तो आपसे पेपर साइन कराती है ना, और जब आप पैसा वापस नहीं देते तो बैंक क्या करती है? वो अपने नियमों के आधार पे आपकी संपत्ति को हड़प लेती है, हड़प लेती है ना। तो यही तो काम ये प्राइवेट जो फाइनेंसर है वो करते हैं। तो वो तो उनका व्यापार का भाग है। इतना बड़ा कोई गुनाह थोड़ी हो गया। वो व्यक्ति किसी को ब्याज पे पैसा दे रहा है, उससे ब्याज ले रहा है, ब्याज नहीं मिलता है तो जो लिखित में लेता है वो जब्त करता है। गलत तो कुछ नहीं हुआ। आप इतना बड़ा गुनाह नहीं है, फाइनेंस का एक मुद्दा है और इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बहुत बड़ा बना दिया। मैं पूछता हूं, इस छत्तीसगढ़ में कितने घोटाले हुए? आप तो मीडिया से हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। और मुझे तो ये भी जानकारी मिली, कभी 1 महीने पहले कोई भाजपा के युवा कोई पदाधिकारी ने एक बहन बेटी के साथ क्या बोलते हैं बलात्कार किया, उसका आज तक कोई न्याय नहीं हुआ। ऐसे कई घटनाक्रम मेरे सामने आए। तो यानी आप पक्षपात क्यों कर रहे हो? वहां तो आपने मीडिया ट्रायल नहीं किया, वहां आपने राजनीतिक षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन यहां आपने क्या किया? सूतखोर वीरेंद्र बंधु, ये फलाना ढेकड़ा। तो ये चीजें रुकनी चाहिए। न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है, तभी तो मैं गिरफ्तारी देने आया। सब मैं गुजरात से चल के छत्तीसगढ़ में जो मेरे पे फरियाद हुई है, जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई है, उसमें मैंने गिरफ्तारी दी। तो मैं न्याय का यदि मैं सम्मान नहीं करता तो गिरफ्तारी। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि आपने घर में घुसने की बात की। तो साहब, जब पुलिस के लोग हमारे परिवार के घर में घुसकर इस तरह से तांडव कर सकते हैं, तो हम जो लाखों लोगों तादाद में 7 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं, यदि हमारी बात रखने उनके घर पे जाएं तो आपत्ति क्या है? भाई उन्होंने अपने तरीके से बात किया काम। हम यदि मेरे करणी सैनिक 7 तारीख को इन जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे पे अत्याचार किया, हमारे परिवार पे अत्याचार किया, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके घर जाएं तो आपत्ति क्या? उनको तो पता ले कि घर में आने से बहन बेटियों पे, बीवी बच्चों पे क्या असर पड़ता है। साहब, सबको यह महसूस होना चाहिए कि परिवार किसी भी अपराधी का विकल्प नहीं होना चाहिए। अपराधी को पकड़ो, मैंने मना किया, पकड़ लो, कानून के दायरे में काम कर लो, मैंने मना नहीं किया। तो क्या संविधान आपके ऊपर है? देखो, संविधान मेरे नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर है। इसे तो आप नहीं मानते और रहेंगे नहीं साहब। जिसको संवैधानिक भाषा में समझ में आए उसको संवैधानिक भाषा में समझाते हैं। अभी आप मुझे बताइए, एक आतंकवादी है, सुनो मेरी बात सुनना, मैं देखो मेरी बात, मैं फौजी हूं साहब, कश्मीर में आतंकी मैंने ठोके, वहां संविधान नहीं चलता, क्योंकि उन आतंकवादी को संविधान का डर लगता है। जिसको संविधान का डर लगता है उसको संविधान के डर से समझाओ, सीधी बात है हमारी। और जिसको संविधान का डर नहीं है उसको घर में घुस के हड्डी तोड़ कुटाई करके समझाओ। हमारा ये फंडा है। हमने सुमन लाल जो है, जिसने महापुरुषों पे स्टेटमेंट दिया, अभद्र टिप्पणी की, उसके घर में घुसने का काम किया। हमने क्यों किया? ताकि भविष्य में इस तरह की अभद्र टिप्पणी कोई इतनी बड़ी महापंचायत जो है सदन है उससे ना करे। हमने ये काम किया। वही तरीका हम अपनाते हैं, क्योंकि डर के बिना प्रीत नहीं होती है। हमारा कंसर्न इतना था कि पुलिस प्रशासन ने जो किया है वो गलत किया है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ है। बाकी पुलिस तो चिट्ठी का चाकर है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो ये जो नारी की इज्जत पे हाथ डाला, वो सब सरकार नहीं बोलेगी, वो उसका व्यक्तिगत मूवमेंट था। तो ऐसे व्यक्ति का निलंबन आवश्यक है। तो वो भी हमारी मूवमेंट है, हमने मांगे रख दी है। 7 तारीख तक मांगे मानते हैं, तो बाकी 7 को मांग बनाना हमें आता है। चलिए, आप कहते हैं कि संविधान के ऊपर सब चीजें हैं, लेकिन आप पुलिस को धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, गृह मंत्री का नंबर आप सार्वजनिक कर रहे हैं। क्या ये दोनों संविधान के ऊपर नहीं है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री महोदय, मां करणी की पवित्र संगठन को गिरोह का संज्ञान देते हैं, तो क्या वो संविधान के दायरे में आता है? क्यों? वो गृह मंत्री चलेगा, वो गृह मंत्री ने सब चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बैठा है। उसी गृह मंत्री पे इतनी सारी फरियादें हो रखी है, वो आरोपित दर्ज हो रखा है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। गृह मंत्री है ना, उनका कभी जुलूस निकला क्या? साहब सीधी सीधी बात है, सत्ता है तो वो राजा है, वो जो करे वो सही, वो कानून, वो न्याय। और यदि हम जैसा पीड़ित है, शोषित है, यदि वो बोले तो हमने इस कानून तोड़ दिया। सीधी सीधी बात है साहब, जो कानून को समझता है, हम भी उस वक्त कानून को समझते हैं, जो कानून को नहीं समझता हमने क्या किया? भाई हमारी मां करणी की इस सेना को गिरोह कहा, अपराधियों का समूह कहा, तो हमने महाशय जी के जो नंबर थे वो पूरे भारतवर्ष को दे दिए कि करणी सैनिकों, तुम मां के भक्त हो, तुम्हारी मां की सेना को गिरोह कहा है, तो आप इन महाशय जी से बात करो। और हमने क्या गलत किया? वो जननायक है, वो जवाबदेही है भाई, हमने बनाया गृह मंत्री, और उसको बनाना भी आता है और उसे उतारना भी आता है। और मैं आपको बोलूं साहब, मेरी मां करणी ने किसी को बख्शती नहीं है साहब, हम उसके भक्त हैं। हमारे साथ जब अन्याय होता है तो मां हमेशा हमें न्याय देती है। मैं आपसे फिर कहता हूं, लोगों ने फोन किए, हजारों फोन किए, गृह मंत्री जी को समझ में आ गया कि भाई गलत है, उन्होंने उसको स्वीकारा। मैं वही कह रहा हूं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को कि आप जननायक है, राजा है इस प्रदेश की आप, और राजा का काम होता है न्याय करना, और ये आपकी जनता है, क्यों इनको परेशान कर रहे हो? बिल्कुल। तो क्या आप तोमर बंधुओं को सही मानते हैं? देखो, तोमर बंधु सही है या गलत है, ये सुनिश्चित कौन करेगा? आप और हम करेंगे क्या? ये कौन करेगा? देखो, आप उनके पक्ष में खड़े हैं तो आपको सही लगना चाहिए। मैं बताऊं मेरी बात, देखो मैंने आज भी कहता हूं, मैं किसी को सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस मूवमेंट का विरोध कर रहा हूं जो मूवमेंट हुआ है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। कौन सा मूवमेंट आपको बताया है मैंने? उस परिवार की बहू की इज्जत पे हाथ डाला वो मूवमेंट, और जिस तरह से वीरेंद्र तोमर को अपमानित किया गया वो मूवमेंट। बाकी जो उस पर जो भी फरियादें दर्ज हुई है, जिस दिन सिद्ध हो जाए साहब, फांसी पे चढ़ाना, यदि राज शेखावत एक भी कर्ण सिंह आ जाए उसके समर्थन में, इसको छुड़ाने, राज शेखावत नाम नहीं, लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, आरोप लगे हैं, अरे सिद्ध तो होने दो, फिर आपको जो करना है करो। मां करणी कसम, यदि एक भी करणी सैनिक उसके समर्थन में आकर, तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं साहब, मैं तैयार हूं, लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए। आप उसको आरोपित है, अपराधी है, उसका परिवार भी सूद, क्या उसकी बहन बहनी ने भी सूद वसूला क्या? वीरेंद्र तोमर जी की जो धर्म पत्नी है उसे सूद वसूला क्या? वो तो धर्म पत्नी बेचारी, वो तो घर के बच्चों को पालती है। और तो छोड़ो, इनकी निम्न सोच देखो पुलिस प्रशासन की। उस बच्चे, जो आप बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में भी एक नोटिस भेज दिया कि इन बच्चों की लिस्ट दो हमें। अरे आज बच्चों का कोई दोस्त थोड़ी है बहन, मेरा ये कंसर्न है कि अन्याय मत करो, बाकी न्याय की बात करो, हम आपके साथ खड़े। चलिए, आपका कहना है कि न्यायपालिका निर्णय लेगी, लेकिन अगर तोमर बंधु सही थे तो इतने दिनों तक फरार क्यों थे? पहले ही आके कर देते, सरेंडर कर देते पहले ही आके। बहन, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, तोमर बंधु जो है, उनका परिवार जो है, सोचो कितना कितना डरा हुआ होगा। जब रोहित तोमर पे फरियाद हुई, बहुत बहुत छोटी सी फरियाद मारामारी की हुई है ना, उसमें रोहित तोमर को बेलेबल ऑफेंस था। रोहित तोमर पे इतना भयंकर माहौल तैयार किया गया कि उस बच्चे को यहां से भागना पड़ा। और उसके बाद जो पूरा मूवमेंट, जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, वो घर में घुसना, सर्च ऑपरेशन करवाना, कोई बड़ा इशू, वो मारामारी का इशू था, उसको इन्होंने घर तक मूवमेंट कराया। तो साहब मारामारी तो रोज 500,000 होती है। मैंने तो आज तक किसी के घर की कुर्की नहीं देखी, मैंने तो आज तक किसी के घर में घुस के इस तरह से मूवमेंट नहीं देखा। मेरा कंसर्न सिंपल इतना कि वो इन्होंने ऐसा डर पैदा कर दिया इस परिवार में कि उन्हें ऐसा लगा कि हम यदि गिरफ्तार हो गए तो हमें ये कुछ भी कर सकते हैं। डर तो देखो डर सबको होता है, हुकुम डरता हर एक व्यक्ति है। और प्रशासन जब बिल्कुल षड्यंत्र पे उतरा हो तो आदमी क्या करेगा? वो लोग ने भागना सही समझा। अब मुझे बताओ, ये गिरफ्तार होने के बाद इनका हश्र क्या हुआ? देखा आपने कैसा हश्र? वो चल नहीं पा रहा है, सोचो कितना मारा होगा उसको। क्या संविधान ने आपको अधिकार दिया है मारने को? साहब हमने आतंकवादी गोली मारी, मैं आतंकवादी मैंने गोली मारी है, मैंने मारी है, हजारों गोली मारी आतंकवादियों को मैंने। क्यों मारी? वो आतंकवादी थे, मार दो। मैं तो बोलता आतंकवादी इस देश का जो भी है उसको गोली मार दो, लेकिन ये तो देश के नागरिक है, अपराध किया है छोटा मोटा, तो उसके लिए न्यायपालिका बनी, उनको सजा देगी,
वो सजा के लिए न्यायपालिका बनी है। आप और हम नहीं बने। पुलिस प्रशासन को कहीं संबंध में राइट दिया कि आप मारो इनको, निर्दयता से मारा है। और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि इससे पहले जो एक केस हुआ था, उस केस में रोहित तोमर को इतना मारा इन्होंने, आप सोच नहीं सकते। और उसको 2 महीने तक वो चला नहीं गया, उसको फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन सिर्फ उसी परिवार की रक्षा के लिए कुछ बोला नहीं। तो साहब ये कौन सा तरीका है? ये तो मैंने पहली बार देखा। चलिए, ऐसा जुलूस पहली बार नहीं निकला है वीरेंद्र तोमर का, इसके 5 साल पहले भी ये जुलूस निकल चुका था। उस वक्त करणी सेना भी सामने नहीं आई थी, लेकिन अब 5 साल पहले भी बार जुलूस निकल चुका है वीरेंद्र तोमर जी का। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, 5 साल पहले भी ये जुलूस निकल चुका है उनका। 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वापस वो तो जब वो कह रहे हैं कि सरकार मेरे साथ है, मंत्री मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, तो आखिर जनता क्यों फुट फुट कर, पीड़ित परिवार क्यों फुट फुट कर रो रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है? अभी आपसे मुझे जानकारी मिली कि जुलूस इनका 5 साल पहले भी निकला है। अब मैं आपको पूछता हूँ साहब, देखो यही अपनी गलती है, यही हमारी कहीं न कहीं हमारी मिस्टेक्स है। जब पहली बार ये हुआ, उसी वक्त यदि इसका विरोध हो जाता ना साहब, इस कार्रवाई का, मैंने बोला कि आप केस वेस तो रहे, केस जो भी हो रहे हो तो न्यायपालिका है, सब अपने आप वो तो कोस हो जाएंगे। जो भी गलत केस है ना साहब, अपने आप कोसिंग हो जाएंगे। न्यायपालिका किसी का बात की नहीं सुनती है, वो जज साहब बैठे हैं, वो कर देंगे। लेकिन उस वक्त यदि इसका विरोध हो जाता ना साहब, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं। मैं बोला हम जिम्मेवार हैं, इस देश का प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार है, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार है। जब ये इस तरह की घिनौनी हरकत उस वक्त हुई थी, उस वक्त इसको रोका जाता तो शायद कई लोगों के जुलूस रुक जाते। देखो संविधान में कहीं नहीं लिखा है, मैं देखो आर्टिकल 21 है, उसमें साफ साफ लिखा है कितनी भी आप पे एफआईआर मल्टीपल हो जाए, आप उसके जो मानवाधिकार है उस पर प्रहार नहीं कर सकते। लिखा है, संविधान ने लिखा है, सब मैंने नहीं लिखा। दूसरी बात साहब, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति लगातार प्रताड़ित हो रहा है, उसके अंदर भी तो दिल है, उसका परिवार पता है, उसके अंदर भी तो फील होता है सब। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है पुलिस प्रशासन से कि यार ठीक है, संविधान के दायरे में रह के आपको जो करना है करो, आपका काम है उसको गिरफ्तार करो, आपका इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करो और उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दो ना, कोर्ट अपने आप कार्रवाई करेगी। लेकिन पूरा का पूरा एक अलग माहौल है। ठीक है, कश्मीर की बात अलग थी साहब, वहां आतंकवाद का माहौल था, ठीक है ना, वहां अलग माहौल था, वहां हम नहीं छोड़ते थे। कंधार की घटना हुई, कंधार हाईजैक हुआ, दुख इस बात का है कि उस वक्त कई ड्रेडेड आतंकवादी हमें छोड़ने पड़े। हमने डिसाइड कर लिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमने क्या किया, अब हम गिरफ्तार करेंगे तो ये छुड़ाने आएंगे ना, ठोक 2 सालों को हमने ठोकना शुरू किया। और सब हमें आज भी खुशी है कि हमारा कश्मीर सुरक्षित है। सब समझिए, वो बात है आतंकवाद की, यहाँ बात है हमारे नागरिकों की। कोई बड़ा आतंकवादी नहीं है, ठीक है, अपराध उसने किया है, न्यायपालिका है, यदि अपराधी भी है यदि वो, तो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका परिवार है। और दुख की बात तो ये है साहब कि कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होने बैठे। इस छत्तीसगढ़ में जो मुझे जानकारी मिली है उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगा। चलिए, क्या पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है? क्या बैंक झूठ बोल रहा है कि उनके द्वारा कोई लोन नहीं लिया गया था? क्योंकि हमारे पास ऐसे डाटा हैं, पीड़ित परिवार है, तोमर बंधुओं के डर से अब वो मीडिया के सामने बोलना नहीं चाह रहे हैं, उनकी आप बीती है, क्या वो झूठ बोल तो रहे हैं? मेरे पास भी कुछ है, मैं भेजूं आपको। बिल्कुल, ठीक है ना। आपने सिक्के की एक तरफ तो देख लिया, सिक्के की दूसरी तरफ भी मैं आपको भेजूंगा, सुन लेना। इसी छत्तीसगढ़ की कुछ महिलाएं हैं, वो रूबी के समर्थन में अपना स्टेटमेंट दे रही है, वो भी सुन लेना आप। देखो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो आपको भी स्वीकारना होगा, मुझे भी स्वीकारना होगा। बिल्कुल। और व्यक्ति विशेष है, भगवान तो है नहीं। गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां सभी से होती है। उन गलतियों की सजा के लिए इस लोकतंत्र में न्यायपालिका बनी हुई है, पुलिस प्रशासन बना हुआ है, लेकिन संविधान के दायरे में सब काम हो तो कोई आपत्ति नहीं है। रहा लोन लिया है नहीं लिया है, वो उनका व्यक्तिगत है। लिया भी है नहीं भी लिया है तो उन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया, दुनिया लेती है। उसका उपयोग क्या किया है वो उनका व्यापार है, उन्होंने क्या किया है वो उनका व्यापार है। व्यापार के माध्यम से सालों से वो काम करते आए। तो इसको राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर न लेते हुए एक सामान्य नागरिक के साथ जो मूवमेंट होता है वो उनके साथ करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके साथ गलत हुआ है और उसी का हमने विरोध किया है। बाकी न्यायपालिका जितनी भी गलत एफआईआर हुई है उनको कोस भी कर देगी। 7 तारीख को कई चीज़ें तो ऐसे साफ हो जाएगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। बस इतनी जरूरत है कि भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन न हो, उसे रोकने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। चलिए, 1 आरोप गलत हो सकता है, 2 आरोप गलत हो सकता है, 3 आरोप गलत हो सकता है, क्या 10 से 15 आरोप गलत हो सकते हैं? आरोप लगवाया किसने, आपने जाना? सिक्के के दूसरे पहलू में आप जा ही नहीं रहे हो सब। आप तो जो सुना
आप सिक्के के दूसरे पहलू में जाइए कि ये आरोप इतने सारे लगे कि एक ही व्यक्ति पे 10 दिनों में 7 एफआईआर हो जाती है साहब। अच्छा, कौन कौन कर रहा है एफआईआर? फिर आप हाँ। बता दीजिए अगर गलत नहीं है तो। मैं कह रहा हूं सरकार की तरफ से किन्नाखोरी हुई है। कौन जिस कर रहा तरह है? वो कौन है वो तो जांच में आ जाएगा ना। हमारी जांच एजेंसियां काम कर रही है, हम कर रहे हैं उसमें काम, और जो आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। हम खुल के बोलने वाले लोग हैं। मैंने कहा आपको जो है वो बोलेंगे, ठोक के बोलेंगे, और जो भी इसमें दोषी है, देखो साहब हमारे पास कई मोर्चे हैं, अकेला ये नहीं है। आंदोलन तो चलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास मोर्चा है न्यायपालिका का। हमने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह मूवमेंट चालू कर दिया है। हम इनको बख्शेंगे तो नहीं, ताकि ये घटनाएं भविष्य में ना हो। हमारा लक्ष्य वही है भाई, अपराधी को सजा मिले, हमें आपत्ति नहीं है, दे दो सजा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप बिना अपराध सिद्ध हुए बिना उसको आप जो ये सजा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। सजा देना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आरोप लगाया है कि इसमें सरकार के किसी सांसद का मामला है। हाँ बिल्कुल। कौन है वो सांसद? कौन है जो पैसा ले रहा था? समय आने पे आपको वो सांसद का नाम बताया जाएगा। वो सांसद के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं उनका नाम बताया। समय का इंतजार करो ना साहब। मैंने आपसे क्या कहा, 5 करोड़ रुपए में डील हुई, पक्का हुई, और जिन्होंने डील की उसको मैं सामने लाके खड़ा कर दूंगा। जिसने डील की, जिसके घर पे हुई, वो सांसद कौन है, वो जगह कौन सी है, दिल्ली में कहां हुई, उसके सारे लिखित प्रूफ है, ऑडियो है, और वो सांसद महोदय ने किससे बात की और किस किस को पैसा पहुंचने वाला है, वो सारी बातें आपको खुल के रख दी जाएगी। लेकिन अभी वो समय नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो इस परिवार के न्याय का है, इस 7 तारीख के आयोजन को सफल करने का है। हम उस पर फोकस करें, क्योंकि उन्होंने 30 लाख रुपए लिए हैं। 50 लाख की जो पहली किस्त थी उसमें 30 लाख उसने ले लिए। जो व्यक्ति था, सांसद का जो आदमी था, उसने 30 लाख ले लिए। हमने उसको ये कहा कि या तो 30 लाख दे दे भाई, नहीं तो ये तू तो जाएगा, तेरे साथ वो सारे जितने भी है ना वो सब जाएंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। और तो हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो इस देश के लिए पूरे राष्ट्र में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति तक ये चीज पहुंचा देंगे हम तो। गुजरात से आता हूं, ठीक है साहब, और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी राज शेखावत को व्यक्तिगत पहचान दे। कौन राज शेखावत है? क्यों पहचान दे? क्योंकि राज शेखावत की ईमानदारी और सच्चाई से वो वाकिफ है कि जब स्वाभिमान पे आता है, जब नारी अस्मिता पे आता है, तो फिर पुरुषोत्तम के वक्त हमने न भाजपा को बख्शा न किसी को हमने बख्शा, क्योंकि बात स्वाभिमान की थी। विरोध कोई पार्टी का है नहीं, लेकिन एक संगठन का मुखिया हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि जहां गलत होता है वहां मुझे समाज के लिए खड़ा होना है, और वही हमने काम किया। तो मेरा सिंपल लॉजिक इतना ही है कि जिसने गलत किया है उसका नाम भी उजागर करेंगे, लेकिन वो समय आएगा तब करेंगे। यदि 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 हमारा जो पैसा लिया है उन लोगों ने, जो 30 लाख लिया है, वो उस पीड़ित परिवार को दे दे बेचारे को। नहीं देते हैं तो फिर खोल के रख देंगे, मीडिया प्रेस करेंगे, बड़ी प्रेस करेंगे, और बिठाएंगे सामने वो व्यक्ति भी रहेंगे जिसने पैसा दिया है, उसको भी खींच के लाएंगे जिसने लिया है। चलिए, वो सारा होगा, समय का इंतजार करेंगे। समय का इंतजार क्यों? 7 तारीख अपने सभा का इंतजार कर रहे हैं आप। तोमर बंधु का परिवार, आपका कह रहे हैं तोमर बंधु का परिवार दुखी है, परेशान है, पुलिस और उनको परेशान किया जा रहा है। क्या ये उचित समय नहीं? आप मीडिया के सामने भी हैं, कैमरा भी आपके सामने लगा हुआ है, आप खुलासा कर दीजिए कौन है वो सांसद। उसकी आप 30 लाख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अभी आवश्यकता नहीं है उस विषय को लोगों तक लाने का। इतना ही लाना चाहता हूं, उस व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं कि भाई या तो इस व्यक्ति के साथ जो भी अन्याय हुआ है, क्योंकि आपने डील की है इस सब सॉर्ट आउट करने की, तो ये सॉर्ट आउट कर दो, नहीं तो हम तो मरे आपको भी लेकर मरेंगे, हम ऐसे जाएंगे नहीं। और तो वो देखते हैं 7 तारीख को। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस परिवार को न्याय भी मिल जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति रुक जाएगा। और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इज्जत पे हाथ डाला है, जिन्होंने ये अमानवीय, जिसको लोकतांत्रिक कृत्य किया है, उन पे भी कार्रवाई हो जाएगी। हमने इसके लिए यहाँ पे जो प्रशासन है, मानवाधिकार है, उनको हमने मांग पत्र भेज दिया है, हमने हमारी मांगे भी रख दी है, और पूरा भरोसा है मुझे, माँ करनी की हमारे पे आशीर्वाद है कि हमें न्याय अवश्य मिल जाएगा। तो क्या जो पीड़ित परिवार है उनसे भी आप मिलने जाएंगे? साहब, पीड़ित परिवार जो है, यानी आप किस पीड़ित परिवार की बात कर रहे हैं? तोमर बंधु से जो पीड़ित परिवार है, उन जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे भाई उनसे भी आप मिलेंगे क्या? बहन, जो पीड़ित परिवार है उन्होंने तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी फरियाद दर्ज तो करवा दी। अब उनसे मिलने की जो आवश्यकता है वो मुझे नहीं लग रही कि मुझे है आवश्यकता, क्योंकि न्यायपालिका है, उन्हें न्याय दे। मैंने कहा नहीं जी, मैंने कहा कि तोमर बंधु पे यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, मां करने की कसम यदि आपको राज से उनके साथ खड़ा मिल जाए। सर, आरोप तो सिद्ध होने दो, आप एवं पूरा मूवमेंट चला रहे हो। अरे मत चलाओ भाई, न्यायपालिका को आरोप सिद्ध करने दो साहब। राज शेखावत वादा करता है साहब, 1% नहीं 0% यदि उसके साथ खड़ा हो जाए तो साहब आप
इस करणी सेना को बंद करने के लिए बड़ा ताला लेके आ जाना। चलिए 7 तारीख का क्या कुछ तैयारी है? 7 तारीख को पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय स्वाभिमान तथा नारी अस्मिता न्याय महापंचायत का आयोजन रायपुर में होने जा रहा है। दोपहर 1 बजे हम ये आयोजन करने जा रहे हैं और इस आयोजन में पूरे भारतवर्ष के जितने भी आक्रोशित क्षत्रिय और सर्व समाज के लोग हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा घटनाक्रम देखा है और जिन्होंने ये जाना है कि एक नारी की अस्मिता पर, नारी की इज्जत पे भी हाथ डाला है पुलिस अधिकारी ने, तो वो जितने भी आक्रोशित है लाखों की तादाद में इस भारतवर्ष में, वो छत्तीसगढ़ आएंगे और उस दिन अपनी इन मांगों पे राजनीतिक प्रतिनिधि के साथ बैठकर पूरा का पूरा सॉर्ट आउट करके ही मैदान छोड़ेंगे। और उसकी तैयारी यह है, मैं खुद यहाँ उपस्थित हूँ। आमंत्रण यात्रा का शुभारंभ हमने कल से कर दिया है और आज फिर मैं कई लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। गांव-गांव में कल से फिर यात्रा निकालूंगा। गांव में जा जाके लोगों को यह कहूंगा कि भविष्य में ये घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकना है। आज इसके साथ हो, कल आपके साथ होगा। और मैं बहन आपसे खास कहता हूँ, आप मीडिया के हो, आप सरकार को खोलते हो, यूं खोल के डालते हो, सरकार टारगेट करेगी आपको। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं आपको। तब आप मुझे याद करना कि यार शेखावत शीघ्र तक सरकार जो है वो षड्यंत्र करती है, क्योंकि वो डरती है कि इसको कैसे गिराया जाए। अब मुझे एक चीज बताइए, जब मैं लाइव आया और मैंने मेरा आक्रोश व्यक्त किया, मैंने ये तो नहीं कहा कि जान से मार दूंगा। मेरे पे फरियाद हुई है जान से मारने की धमकी हुई फरियाद। मैंने ये कहा घर में घुसूंगा और जवाब दूंगा। तो साहब घर में तो तुम भी घुसे थे, तुमने भी जवाब दिया ना। तुमने दिया क्या जवाब? आपने सर्च ऑपरेशन किया, ये ले गए वो ले गए। मैं पूछता हूं, जो आप ले गए वो आपकी कार्यशैली थी, हम क्या करेंगे वो हमारी कार्यशैली है। हमने ये तो नहीं कहा कि हम आपको जान से मार दें, हमने ये कहा कि हम घर में घुसेंगे और घर में घुस के हम इनसे जवाब मांगेंगे। यही बात कही थी ना उन्होंने FIR। आप समझो कि लगातार सत्ता का दुरुपयोग आज भी कर रहे हैं, तो ये दुरुपयोग रोकना ये हमारे लिए अति अनिवार्य है और उसी दिशा में ये सारे मूवमेंट चल रहे हैं। इसमें कोई भी मेरा कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे, ना गृह मंत्री जी मेरे दुश्मन है, ना ये जो पुलिस अधिकारी मेरे दुश्मन है। लेकिन उन्होंने जो भूमिका इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निभाई है, उसके लिए मैं उनके विरोध में काम कर रहा हूँ। चलिए, करणी सेना को अक्सर आक्रामक संगठन के रूप में देखा जाता है, क्या आप इस चरित्र का बदलाव करना चाहेंगे? नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्यों करूंगा भाई? मां करणी की सेना है, मां करणी का अपना एक संविधान है। ये मां का संविधान है कि बेटा जाओ न्याय और अधिकार के लिए आक्रामकता से बात रखो। हमने जो किया उसका हमें एक प्रश्न भी है ना ग्लानि नहीं है साहब। क्यों होगी? हमने गलत तो किया नहीं। जितने भी अभी तक हमने मूवमेंट किए, फिर चाहे वो आदि मानव फिल्म बनी, तब जिस तरह से हमारे सनातन धर्म की जो अपमान किया गया, जिससे हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, जिससे हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान उस फिल्म में किया गया, निर्देशक घर में घुस के उसको मारने चले गए। क्या गलत किया? उसको मारेंगे, जिस दिन मिला मारेंगे। आप समझिए, मार सिंपल लॉजिक का भय के बिना प्रीत नहीं होती है साहब। आप यदि हमारे सनातन संस्कृति पे प्रहार करोगे तो हम आप पे प्रहार करेंगे। दूसरी बात, सुमन लाल की घटना हुई, उसमें हमने मूवमेंट किया, आपने देखा होगा। तीसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई ने हमारे मुखिया को मारा। आज मेरे घर में मेरे मुखिया को मार के चला जाए कोई, तो क्या हम कुछ बोले भी नहीं? क्या हम उस व्यक्ति का खात्मा नहीं चाहते? आज आपके पिताजी, बुरा मत लगाना, ना कर नारायण कुछ हो, आपके पिताजी को घर में घुसे कोई जान से मार डालेगा तो आप में आक्रोश नहीं आएगा? हम जब आक्रोश व्यक्त करते हैं तो उसके जो गुंडे हैं वो मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। अरे भाई, फौज में रह के आया हूं, जिस दिन जाना है मुझे किसी का बाप रोक नहीं सकता। भाई सृष्टि का नियम है, जो इस दुनिया में आया उस दुनिया से जाएगा। और डरना तो सिर्फ महाकाल से सीखा है मैंने। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, या तो मेरी माँ करनी है उससे डरता हूं, या मैं महाकाल से डरता हूं। तो मुझे डर किसी का बाप का लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं हूं साहब, दागी नहीं हूं, इसलिए मैं भागी हूं। और क्षत्रिय करणी सेना, उनका ये एकमात्र लक्ष्य है कि न्याय के लिए यदि आपको किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाइए। और यदि अगला आदमी संविधान की भाषा में नहीं समझता है तो संविधान को आप हाथ में रहिए, संविधान फिर अपनी कार्रवाई करता रहे, जेल में डाले या हमारे पे कोई भी केस करे, हम उसको उसी भाषा में जवाब देते हैं, भले फिर हमारे पे कितने भी केस हो जाए। चलिए, क्या लगता है संस्कृति खतरे में है? क्योंकि करणी सेना को राजपूत गौरव और संस्कृति की रक्षक कहती है, क्या संस्कृति खतरे में है? देखो मैं बताऊं आपको, जब तक ये क्षत्रिय समाज इस भारतवर्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, तब तक किसी के बाप की औकात नहीं है कि इस संस्कृति को खतरे में डाल सके। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसको लेके दुख भी होता है हमें कि यार ये
कौन सा भारत है, ये कौन सा आधुनिक भारत है जिसमें हमारे देवी देवताओं पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे इतनी भद्दी फिल्में बनती है, हमारे हमारे भगवान को मजाक उड़ाया जाता है। मैं पूछता हूं आपके माध्यम से इस देश के जितने भी निर्माता निर्देशक हैं कि आप सनातन धर्म में तो फिल्में बनाते हो, हमारे देवी देवताओं में फिल्में बनाते हो, हमारे क्षत्रिय ठाकुरों को आप बदनाम करते हो कि ठाकुर ऐसा हुआ करते थे, ठाकुर बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, ठाकुर लोगों को परेशान करते थे, वो कर वसूलते थे। मैं पूछता हूं यदि ठाकुर इतने गंदे थे तो ये 567 रजवाड़े में तो ठाकुरों के थे। यदि ठाकुर इतने इतने बदमाश थे तो ये 567 रजवाड़े दिए तो अखंड भारत बना। कौन देता है? आप मुझे आपकी घड़ी दे दोगे क्या? नहीं दोगे ना। क्यों दोगे? नहीं दोगे। तो हमने हमारे रजवाड़े दिए इनको, तब जाके अखंड भारत बना। तो हमने कभी गलत किया नहीं है, हमने संस्कृति की रक्षा की है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसे सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। मैं पूछता हूं, जो मोहम्मद पैगंबर साहब है, जो मुसलमानों के भगवान है, उनके अल्लाह है, जो आज तक उस पर तो फिल्म बनते मैंने नहीं देखी। मैंने आज तक गुरु नानक जी पे, गुरु गोविंद जी पे फिल्म बनते नहीं देखी। मैंने आज तक भगवान यीशु क्रिस्ती जी है, उन पर फिल्म बनते नहीं देखी। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को हम सनातनी दिखते हैं क्या? तो साहब इन निर्माता निर्देशकों को जब तक पड़ेगी नहीं ना तब तक काम नहीं होगा। हमारा क्या ऐसा बताओ, देखो फौजी आदमी है, हमें क्या सिखाया गया कि उसी को पकड़ो जिसके माइंड में गंदगी चलती है। तो अब इसमें हम वही तो कर रहे हैं। आप देखो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया, हमने उन्हीं को टारगेट किया है जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो गृह मंत्री जी हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिन्होंने ये इसको अपराधी घोषित कर दिया। फिर हमने उस एसपी महोदय को बोला है, उस सीएसपी महोदय को बोला है, और उस टीआई को बोला है, और उन पुलिस कर्मियों को बोला है जिन पुलिस कर्मियों ने ये हरकत की, पैर पे पैर रख के उठाने की। समझे आप? हमने आम पुलिस वालों तो नहीं बोला कि भाई ये पुलिस वाले आम, हमने उन्हीं को बोला है जिन्होंने गलत किया। और हमारी ये कार्यशैली है कि हम जो गलत करता है हम उसी से जवाब लेते हैं। चलिए, इतिहास में कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, क्या ये तय आपकी तलवार करेगी या आपकी लाठी करेगी? आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज भी है, और देशभक्त कौन है कौन नहीं है इस देश की जनता तय करती है, सालों से करती आई है। और हमारे पूर्वजों ने तो इतिहास भरा रखा है उनकी देशभक्ति से। आज आप देखिए यहाँ पे शहीद भगत सिंह जी हैं या महाप्रताप जी हैं, आज इन्होंने कुछ तो किया है कि मैं इनको मेरे बदन पे लेके चलता हूँ, कुछ तो किया है। तो यदि राज शेखावत या मेरे जैसे कोई भी सामाजिक संगठन है, सामाजिक आगेवान है, यदि सही मायने में ईमानदारी से देशभक्ति का काम करता है तो फिर उसे प्रमाण की जरूरत नहीं है, और प्रमाण हमारे पास जनता ही देती है, और हमें खुशी है कि जनता हमारे साथ है। चलिए, करणी सेना कई बार हिंसक प्रदर्शनों के लिए चर्चा में रहती है, क्या इस छवि को कैसे देखते हैं आप? नहीं, कई बार क्यों, हर बार बोलो ना आप, तो उसमें गलत क्या है? मुझे एक चीज बताइए, जो व्यक्ति संविधान से डरता नहीं है उसको संविधान की भाषा में आप डरा दोगे क्या? आज लॉरेंस और उसके लोगों ने संविधान हाथ में रखकर हमारे मुखिया को मारा, तो उसको संविधान की भाषा में समझाऊंगा, समझेगा? उस लॉरेंस ने सालों से लाखों करोड़ रुपए की फिरौती वसूली है। उसी लॉरेंस गैंग ने नशे का व्यापार किया है, लगातार किया है, जिसके जुर्म में वो अहमदाबाद में जेल में बंद है। उसी लॉरेंस ने कई हत्याओं को अंजाम दिया, उसकी गैंग ने। अब ऐसे लोगों को आप संविधान की भाषा में समझाओगे क्या? ऐसी मैक्सिमम जो घटनाएं हैं उन घटनाओं में आक्रामकता से जवाब देना अति अनिवार्य हो जाता है। हमने तो कहा मना किया, संविधान अपना कार्य करे, हमने रोका है क्या? भाई भी मेरे पे जो फरियाद हुई मैं रुका क्या? मैं आया ना, मैंने अपनी गिरफ्तारी दी कि नहीं दी? जेल जाता तो जेल भी चला जाता, क्या फर्क पड़ता? लेकिन मैंने जो किया वो मैंने बिल्कुल सही किया, और आज भी मेरे स्टैंड पे मैं कायम हूं और आगे भी रहूंगा। क्योंकि यदि आप गलत करोगे तो करणी सेना सब बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर किसी भी जाति धर्म के साथ हो हम खड़े होंगे। चलिए, करणी सेना का राजनीति दलों से कितनी दूरी और कितनी नजदीकी का सिद्धांत है? मैं बताऊं आपको, क्षत्रिय करणी सेना जो है उसका एकमात्र लक्ष्य है कि इस देश का जो क्षत्रिय है, जो इस देश के लिए सालों से अपना योगदान देता आया है, वो आज कहीं ना कहीं घोर उपेक्षित है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। तो हमने सुनिश्चित किया कि हम एकमात्र लक्ष्य लेकर चलते हैं कि जहां भी क्षत्रियों की भरपूर संख्या है और वहां यदि घोर उपेक्षा होती है तो करणी सेना अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। क्यों? क्योंकि हमें भी अधिकार है
इस देश की सत्ता में आकर देश के लोगों की सेवा करने की, लेकिन घोर उपेक्षा का शिकार बने। इसलिए हमने क्या किया, भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय नहीं जो क्षत्रिय की परिभाषा में आता है, चाहे वो सामान्य श्रेणी में हो चाहे ओबीसी का लाभ लेने वाला क्षत्रिय। जैसे मैंने पता किया यहाँ पे, जब मैं आया छत्तीसगढ़ में, तो मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ पे जो कुर्मी क्षत्रिय है, वो भी क्षत्रिय है हमारे, ठीक है, ओबीसी का लाभ ले रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, ओबीसी एक सुविधा है, वो सुविधा है, आरक्षण है, उससे कोई जाति तो बदल नहीं जाती। वो मेरा भाई है, मेरा परिवार है। तो जो कुर्मी क्षत्रिय है उसको भी हम जोड़ रहे हैं करणी सेना में हमारी, और जो सामान्य क्षत्रिय है उसको भी जोड़ रहे हैं। 8% सामान्य क्षत्रिय है, 26% मेरा कुर्मी क्षत्रिय है, तो कितना परसेंट, 34% छत्तीसगढ़ में यदि क्षत्रिय एक मंच पे आ गया तो सीएम कौन होगा, मंत्री कौन होंगे, अच्छा न्याय किसका होगा, जनता का। क्योंकि इतिहास गवाह है, क्षत्रियों ने जब भी राज संभाला है न्याय की बात की है। क्यों देश की जनता, प्रदेश की जनता रोड रास्ते पे आवे आंदोलन करने के लिए, क्यों आवे? जब राजा बैठा हो तो राजा का काम है उन्हें न्याय देना, उनको सुने, उनको समझे और न्याय दे। तो साहब मैं आपके माध्यम से जितने भी क्षत्रिय हैं इस छत्तीसगढ़ में, उन सबसे आग्रह करता हूं कि ये आपको विभाजन करने की बहुत बड़ी रणनीति है, राजनीति है, उससे दूर हो। और जितने भी क्षत्रिय यहाँ, चाहे सामान्य श्रेणी में है चाहे ओबीसी का लाभ लेने वाले, वो सभी एक जाजम पे आए, ताकि आने वाले समय में सत्ता में हमारी भागीदारी हो। जो पूर्वजों ने राज किया है देश पे, उसी तरह हम भी इस देश पे राज करें, देश के नागरिकों को अपनी सेवा दें। जैसे देखो लोकतंत्र के रजवाड़े क्या, मैं वो बताता हूं संक्षिप्त में आपको। देश के जो रजवाड़े हैं वो मैं आपको बताता हूं संक्षिप्त में। देखो ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इसे लोकतंत्र के रजवाड़े हैं। जो वहां बैठा वो राजा, ये स्वीकारते हो क्योंकि सत्ता वही चलाते हैं। तो लोकतंत्र के रजवाड़े यदि में स्थापित करने हैं तो मैं क्षत्रियों से कहना चाहता हूं कि यदि बटे रहोगे तो नहीं कर पाओगे। माननीय काशीराम जी का वो शब्द मुझे याद है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। वो व्यक्ति साइकिल पे सालों तक प्रवास करता रहा और उस व्यक्ति की पार्टी ने 20 साल राज किया। जब सत्ता से देश चलता है तो मैं मेरे क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना चाहूं तो गलत क्या है? तो क्षत्रिय करणी सेना का जो मुख्य लक्ष्य है वो भारतवर्ष के समस्त क्षत्रियों को एक जाजम पे लाएं और उन्हें सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कराएं। और छात्र धर्म जो है हमारा, छात्र धर्म देश की जनता की रक्षा करना, उनको न्याय अधिकार देना, वो छात्र धर्म निर्माण करने के लिए हम उसे मैदान में लाना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख को जो बड़ा प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं वो प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होगा, या कह सकते हैं कि जो तोमर बंधु के पक्ष में रहकर ये प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं। देखो खिलाफ तो सरकार के ही होगा भाई, मैं फिर कहता हूं पार्टी के खिलाफ नहीं होगा। मैं फिर समझा रहा हूं, देखो तोमर बंधुओं के साथ जो अन्याय हुआ, उसके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ, वो जो मांगे हैं वो मांगे कौन सुनेगा? प्रशासन सुनेगा, सरकार सुनेगी। सरकार में जो पार्टी है वो पार्टी एक निमित्त मात्र है तो सरकार, तो विरोध तो सरकार के सामने ही होगा। तो आप ये स्वीकार सकते हो कि जो हमारी जायज मांगे हैं उन मांगों को लेकर हम 7 तारीख को सरकार को घेरेंगे, पक्का घेरेंगे सरकार को। और वो मांगे जो है साहब उसी दिन मनवा के हम मैदान छोड़ेंगे, फिर उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। और हमने कहा हम झंडे और डंडे के साथ आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आ रहे झंडे। देखो सिंपल लॉजिक है साहब, सरकार है, साधन संसाधनों से संपन्न है, पुलिस है, प्रशासन है, उनके पास आर्म फोर्सेज है, सब कुछ है उनके पास। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारा केसरिया झंडा जो हमारी वीरता का प्रतीक है, जो केसरिया कलर है, हमारे पास वही और है क्या? तो हमने हमारे लोगों को कहा कि हम मार नहीं खाएंगे किसी की। यदि घर्षण करती है प्रशासन, पुलिस हमें मारती है तो हम बचेंगे कैसे? तो डंडे को बचाओ, ये भाई बच्चे तो हैं, हम मारते हम बच्चे, हम बचाओ तो करें, संविधान हमें अधिकार दिया ना बचने का। तो वो गलत थोड़ी है भाई, झंडा और डंडा लेके आओ और उस दिन अपनी न्याय की बात रखो और अपनी सुरक्षा की बात रखो। चलिए, शेखावत जी का साफ तौर पर कहना है कि बड़ा प्रदर्शन जो है वो 7 तारीख को किया जाएगा और उम्मीद, इन्हें न्यायपालिका पर भी यकीन है और ये उम्मीद जता रहे हैं कि तोमर बंधु जो हैं वो न्यायपालिका में सही साबित होंगे। उन्हें जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो आरोप नहीं लगेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर न्यायपालिका कब तक जो है इस पर निर्णय लेती है। और ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा वो करने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने खुलासा नहीं किया है कि आखिर क्या कुछ, वो कौन सांसद है जो पैसा लिया है, कौन मंत्री है जो पैसे लेने की बात कह रहा है, कौन लोग हैं जो तोमर बंधु के साथ जुड़े हुए हैं, और ये पूरा खेल रच रहे हैं। तमाम चीजें अभी भी उम्मीद पर टिका हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले पर निर्णय बहन, मैंने ये नहीं कहा कि तोमर बंधु है ना दोषी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। आपने जो कहा ना कि मैंने ये कहा, न्यायपालिका पर आपने निर्णय, न्यायपालिका पे मैंने निर्णय चुना क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च है,
वो जो निर्णय लेगी हमें स्वीकार होगा, लेकिन उनके बिहाव से अभी से जो मूवमेंट चालू हो गया है ना, वो हमें स्वीकार नहीं है, ताकि भविष्य में और किसी नागरिक के साथ ये गलत ना हो, ऐसा हमारा। चलिए, उम्मीद करते हैं न्यायपालिका निर्णय जल्द लेगी। शेखावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद हुकुम।